क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज 13.1 चल रहा था। उसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विथ 8 पार्ट ऑफ बेस। ठीक है, जो पेंट का मिक्सचर पेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है हमको कि 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट का एक पार्ट, चाहे वो पार्ट चाहे जितना भी हो, वो 2 ml का हो, 100 ml का हो, 1 किलोग्राम का हो, जितना भी हो, या 1 kg का हो, 100 ग्राम का हो, 1 ग्राम का हो, जो भी हो, 1 पार्ट मतलब एक पार्ट के बारे में बताएगी। इतना मतलब ऐसे 1 2 3 4 इस तरह से कुछ पार्ट्स हैं, एक फिक्स है कि इतना जो है वो 1 पार्ट के रूप में उसने लिख दिया है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 1 पार्ट ऑफ, यानी जितना हमको रेड पिगमेंट लगता है उसका 8 टाइम्स जो है बेस लगता है, बस वो ये बोलना चाहता है। ठीक है, तो 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी यूनिट नहीं रखा है, पार्ट बोल दिया है। पार्ट इसलिए बोल दिया है कि वो एक भाग, हम बोलते हैं कि किसी जैसे अमरूद का 4 भाग किया, 4 लोग है खाने के लिए तो 4 भाग किया, 4 पार्ट किया। अब अमरूद बड़ा है या छोटा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, 4 पार्ट्स हमने किया। वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है कि प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विथ 8 पार्ट ऑफ बेस। ठीक है, रेड पिगमेंट जितना हमने यूज़ किया उसका 8 टाइम जो है बेस उसमें डाला, कुछ रेड पिगमेंट के साथ में उसका दूसरा जो बेस मटेरियल है वो डाला, तो पेंट तैयार होता है। ठीक है, तो इन द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल में क्या है, फाइंड द, सबसे जरूरी मेन क्या है क्वेश्चन में, सबसे जरूरी चीज़ क्या है कि क्वेश्चन को समझना। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर बनाना कभी कभी इस तरह से हो जाता है कि आंसर तुरंत ही आपके दिमाग में आता है कि नहीं इसका आंसर ये होगा। ठीक है, या थोड़ा फॉर्मूला आप लगाएंगे और आंसर इजीली निकल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। ठीक है, इसमें पार्ट्स ऑफ बेस बताना, कितने बेस हमको लगेंगे, इतना रेड सेगमेंट हमको डालना, इतने पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट यदि हमको डालना है तो बेस का कितना पार्ट होगा ये हमको बताने का है। ठीक है, तो हम चालू करते हैं इसको। क्या है, लेट द corresponding part of rake segment is x1 x2 x3 so on respectively। ठीक है, ये जो है इसको हमने क्या बना दिया, x1 x2 x3 x4 इस तरह से बना दिया ताकि वो इजीली हम फॉर्मूले में पुट कर सकें। ठीक है, एंड corresponding part of base is y1 y2 y3 so on respectively। ठीक है, अर्थात x1 जो है दैट इज, आई का मतलब क्या होता है, दैट इज, x1 जो है वो 1 है, x2 जो है 4 है, इस तरह सोन है, एंड y1 जो है 8 है। ठीक है, और y2 का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है इसलिए, एंड y1 जो है 8 है, इस तरह से लिख दिए। ठीक है, डैश 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 सोन। ठीक है, अब आप इसको निकालिए, फॉर्मूले में डालिए। एज द पार्ट ऑफ रेड सेगमेंट इंक्रीजेज पार्ट ऑफ बेस विल ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे पार्ट ऑफ रेड सेगमेंट इंक्रीज होगा वैसे बेस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला था और अभी भी बता रहा हूँ कि ये आपको इमेजिंग खुद करना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, क्योंकि आपको उस पॉइंट के आधार पर कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पहले हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ नहीं, हमको सीधा लिख देना पड़ेगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 पार्ट ऑफ रेड सेगमेंट डालते हैं तो 8 पार्ट ऑफ बेस हमको यूज़ करना पड़ता है, तो निश्चित है 4 पार्ट ऑफ रेड सेगमेंट डालेंगे तो बेस क्या होगा, तो 1 का 8 टाइम्स है तो 4 का भी 8 टाइम्स होना ही होना है, 7 का भी 8 टाइम्स होना ही होना है। ठीक है, यानी कुल मिला के ये लगभग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे आएगा। इसीलिए हमने इसको क्या लिखा कि एज द पार्ट ऑफ रेड सेगमेंट इंक्रीजेज पार्ट ऑफ बेस विल ऑल्सो increase, so in it is a case of
डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। ठीक है, ये पॉइंट आपको लिखने के बाद ही इस फॉर्मूला को आपको लगाना है। आ गया समझ में? क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है तो सोचना आपको खुद है और उसको फिट आपको खुद को करना है। यहाँ आपको ये बताया ही नहीं है, कहीं आपने निकाला ही नहीं कि ये सब 1/8 है या सब इसका जब भी हम डिवाइड किए पार्ट ऑफ रेक सेगमेंट बाय पार्ट ऑफ बेस तो 1/8 ही आया, ऐसा कहीं कुछ लिखा तो नहीं है। बस इसने बता दिया कि 1 पार्ट डालते हैं तो 8 पार्ट यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको आपको खुद को लगाना पड़ेगा। समझ में ही आ रहा है सीधा कि 1/8 का ये पूरा का पूरा रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सो इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब आप सीधा सीधा देयरफॉर x1/y1 = x2/y2 = x3/y3 = x4/y4 = x5/y5, ये सारा लिख दिया। ये x1 है, x2 है, तो x1/x2 बराबर x1/y1 = x2/y2, इस तरह से हो गया ये। ठीक है, अब आप एक एक करके फॉर्मूले को सेट कीजिए, अपने आप बनता जाएगा। सबसे पहले ये वाला ले लीजिए, x1/y1 = x2/y2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू कितना है, 1 है, यहाँ हमने लिखा था x1 1 है। ठीक है, y1 कितना है, y1 का वैल्यू 8 है, इक्वल टू x2 का वैल्यू 4 है और y2 का वैल्यू दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो y2 अपनी जगह में छोड़ दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मतलब, यानी ये साइड में जा सकता है और ये साइड में जा सकता है। तो 1 × y2 = 8 × 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 × y2 मतलब y2 क्या हो जाएगा, 8 × 4 = 32। फर्स्ट पार्ट हो गया। y2 का वैल्यू आ गया, ये x2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, x3 क्योंकि x2 x3 x4 x5 सबका वैल्यू दिया हुआ है, ये सारा वैल्यू नहीं दिया था, इसमें ये वैल्यू आ गया। तो अब आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, ये वाला। ठीक है, x2/y2 = x3/y3, क्योंकि सब तो इक्वल ही है, ये लगाया हमने तो क्या हुआ, x2 का वैल्यू 4/y2 का 32 आ गया था वैल्यू, तो 32 डाल दिया, इक्वल टू x3 का 7 वैल्यू दिया हुआ ही है, y3 हमको निकालना है, y3 का 4 के साथ मल्टीप्लाई और 7 का 32 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू बीच में आ गया। अब क्या हुआ, y3 = क्या हो जाएगा, 4 जो है ये साइड में लीजिए, सारे नंबर एक साइड में लीजिए और जो ये वैल्यू है y उसको एक साइड ले लीजिए, तो y3 = 32 × 7/4 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो 8 7 जा y3 = 56 हो गया। ठीक है, अभी y3 का वैल्यू आ गया। अब y3 के वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, अगला y4 निकाल सकते हैं, तो x3/y3 = x4/y4। ठीक है, अब ये वाला ले लीजिए। ठीक है, ये वाला पार्ट ले लीजिए, तो x3/y3 = x4/y4, तो x3 7 दिया हुआ है, y3 अभी आपने निकाला 56, वो 56 पुट कीजिए, x4 तो दिया हुआ है 12, y4 को निकालना है, y4 का 7 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 56 का 12 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को इक्वल टू में रखिए। बाद में 7 को भी ये साइड में ले लीजिए, ये ले लिया, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, तो y4 कितना हो गया, 96। ओके, अब अगला लीजिए, x4/y4 और x5/y5, x4/y4 बराबर x5/y5, क्या हो जाएगा, 12/96, y4 अभी 96 आपने निकाला, x4/y4 का वैल्यू दिया हुआ था, y5 निकालना है, तो सेम टू सेम कीजिए, दोनों को मल्टीप्लिकेशन, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, y5 को एक साइड में रखिए और 12 को वो साइड में कर लीजिए, कर लिया, 12 1 जा 12, 12 8 जा 96, 820 जा 160, ये वैल्यू आपका आया। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, फाइंड द पार्ट ऑफ द बेस दैट नीड टू बी एडेड। ठीक है, तो पार्ट ऑफ बेस क्या हो जाएगा, 32, 56, 96 और 160 हो जाएगा। ठीक है, आ गया होगा आप लोगों को समझ में। लास्ट में आप चाहे तो लिख सकते हैं, therefore required parts of base will be 32, 56, 96 and 160। ठीक है, चाहे तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2।